हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कमल फिजिक्स गुरु ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, अपना तीसरा चैप्टर चल रहा था विद्युत विभव वाला, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। और इस सेशन में, इस न्यूमेरिकल का चौथा सेशन है, तो न्यूमेरिकल के चौथे सेशन में हम जो अभ्यासार्थ प्रश्न पाठ्य पुस्तक के जो अंत में अभ्यासार्थ प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करेंगे। तो इस अभ्यासार्थ प्रश्नों में कुछ उन्हीं प्रश्नों पर आधारित हैं जो मैंने पहले आपको सॉल्व करवाए हैं। तो जो प्रश्न पहले मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं उन पर आधारित होंगे, उनको मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं इसमें जो मुझे लगेगा कि आपके लिए अवरोध सिद्ध हो सकते हैं, तो उनको मैं यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ। जो एक अलग तरीके से, जो मैंने पहले आपको कुछ प्रश्न हल करा दिए हैं उनसे अलग तरीके से उनको मैं यहाँ सॉल्व करा देता हूँ। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इसमें एक बहुचयनात्मक प्रश्न दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में दिया हुआ है। अंतिम क्वेश्चन है 15वां। एक जैसी 64 पारे की गोलियां, पारे की गोलियां कितनी है? 64। एक जैसी का मतलब उनकी त्रिज्या एक समान है। अरे गोलियां तो त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या कैसी उनकी एक समान है। प्रत्येक पर विभव 10 वोल्ट है, विभव भी समान है और 10 वोल्ट है प्रत्येक गोली पर। मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई जाए तब बड़ी गोली की सतह पर विभव होगा। अब इन छोटी छोटी गोलियों को मिलाकर के एक बड़ी गोली बना देते हैं, तब हम उस पर विभव ज्ञात करना है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना है, इस प्रकार से यदि छोटी छोटी गोलियों को मिलाकर के एक बड़ी गोली बनाई जा रही है तो आप ये देख लो कि छोटी छोटी गोलियों को मिलाकर के या सभी के आयतन को मिलाकर एक बहुत बड़ा आयतन बन जाएगा। मतलब एक गोली का यदि हम छोटी छोटी गोलियों के आयतन को जोड़ दें तो बड़ी गोली का आयतन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो वहाँ से हमें जो स्मॉल आर है और कैपिटल आर, या आप भी कह सकते हो छोटी गोली की त्रिज्या और बड़ी गोली की त्रिज्या पता चल जाएगी। दोनों का हमें अनुपात पता चल जाएगा, दोनों की त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या अनुपात है। तो पहले हम यहाँ आयतन की बात करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी गोलियों को मिलाकर के बड़ी गोली बन रही है तो वहाँ आयतन में ही तो परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ हम क्या है, गोली ठोस होंगी और ठोस है वो आवेशित हैं, तो जब उनको मिलाया जाएगा तो बड़ी गोली बनी तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो हम उस आयतन को ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे छोटी गोली का आयतन कितना है, माना कि 4/3 पाई आर क्योंकि उसकी छोटी गोली की त्रिज्या स्मॉल आर मान ली है। तो जब छोटी गोली की त्रिज्या स्मॉल आर है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? एक गोली के आयतन की बात करें तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। एक छोटी गोली, जो एक छोटी गोली है उसका आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। और गोलियों की संख्या कितनी है? 64। तो इंटू 64, तो इंटू हमने क्या कर दिया? 64 कर दिया। तो ये टोटल आयतन किसका हो गया? एक बड़ी गोली के आयतन के बराबर। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ कैपिटल आर बड़ी गोली की त्रिज्या है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ से देखो, 4/3 पाई और 4/3 पाई ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? 64 स्मॉल आर क्यू इक्वल कैपिटल आर क्यू। अब हम दोनों पक्षों में घनमूल ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आर क्यू तो घनमूल से जाएगा। तो जब दोनों पक्षों में हम घनमूल लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ तो आर बचेगा, यहाँ कैपिटल आर बचेगा, और 64 का घनमूल कितना आएगा? अरे 4 आएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो गया। तो 64 का घनमूल कितना आ जाएगा? तो 4 स्मॉल आर क्यू का स्मॉल आर, तो यह स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर क्यू का कैपिटल आर। तो ये हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर के मध्य संबंध आ गया, या आप भी कह सकते हो अनुपात आ गया। तो ये जो संबंध है कि जब हमने 64 छोटी छोटी गोलियों को जोड़ करके एक बड़ी गोली बना दी तो उनकी त्रिज्या का अनुपात कह सकते हैं, संबंध कह सकते हो, हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें बड़ी गोली पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि छोटी गोलियों पर जितना भी आवेश होगा, छोटी गोली जितनी भी 64 गोलियां उन पर जो आवेश होगा उतना ही आवेश बड़ी गोली पर होगा, अर्थात आवेश की मात्रा समान होगी। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं? छोटी गोली पर आवेश, छोटी गोलियों पर आवेश, या आप ये कह सकते हैं 64 छोटी गोलियों पर आवेश इक्वल कितना हो जाएगा? बड़ी गोली पर आवेश। सभी गोलियों को मिला दिया जाए तो आवेश तो उतना ही रहेगा। आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है किसी भी विलगित निकाय के लिए।
यदि आपके पास कोई विलगित निकाय है तो उस पर उपस्थित आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ जितना आवेश छोटी गोलियों पर 64 गोलियों पर आवेश होगा उतना ही एक बड़ी गोली पर आवेश होगा। और आवेश आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। व्हीकल क्या होता है, KQ/R होता है कि नहीं। यहाँ से क्यूइकल क्या आ जाएगा, VR/K, ये तो आएगा VR/K। या आप क्या कह सकते हो, K की वैल्यू रख लो तो 1/4πε0, 4πε0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या आप यहीं तक रख सकते हो। आवेश समान है तो यहाँ छोटी गोलियों के लिए आवेश कितना आ जाएगा, 64 इंटू एक गोली पर आवेश इतना हो जाएगा। तो V स्मॉल, VS क्यों लगाया मैंने, छोटी गोली पर विद्युत विभव, S का मतलब स्मॉल, छोटी गोली पर विद्युत विभव हो गया। R उसकी त्रिज्या है, स्मॉल r उस छोटी गोली की त्रिज्या होगी, K तो K ही रहेगा। यूकल बड़ी गोली के लिए क्या हो जाएगा, VB लिख देता हूँ, बिग। अरे बड़ी गोली के लिए आप अपना अलग से सिंबल देना चाहे तो दे सकते हो, VB मतलब बिग, बड़ी गोली पर विद्युत विभव। R स्मॉल r की जगह क्या है, कैपिटल R है बड़ी गोली के लिए, कैपिटल R/K। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, कि ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ, ये आवेश कहाँ से ज्ञात किया है, व्हीकल KQ/R होता है, बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव। तो यहाँ से मैं Q ज्ञात कर सकता हूँ। तो Q का फॉर्मेशन ये होगा, बड़ी गोली है तो कैपिटल R हो जाएगी यहाँ, और V से रिप्रेजेंट कर देंगे। अरे बड़ी गोली के लिए रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएंगे, छोटी गोली के लिए रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा कि नहीं। तो यहाँ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कहाँ से आया ये। तो 64 इंटू VS, अब देखो K से K कट गया, स्मॉल r इक्वल VB, कैपिटल R की क्या रख सकते हो, 4 स्मॉल r रख सकते हैं कि नहीं। कहाँ से, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से 4r यहाँ से आ गया। अब देखो काट पीट कर लो, स्मॉल r से स्मॉल r कट गई, यहाँ कितना बचा 4, तो 64 VS इक्वल 4 VB, 4 का भाग दे दो इधर तो कितना आ जाएगा 16, तो 16 VS इक्वल VB। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब VS मतलब छोटी गोली पर विद्युत विभव का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो VB कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 इक्वल VB। बड़ी गोली पर विद्युत विभव कितना आ गया, यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ। तो देन एम्प्लाइज VB इक्वल कितना आ जाएगा 160 वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, इतना हार्ड नहीं है। छोटी गोलियों को मिला करके, मतलब छोटी गोली का जितना टोटल आयतन होगा उतना बड़ी गोली का आयतन हो जाएगा। तो दोनों के आयतन कैसे हो गए, बराबर। 64 गोलियों को मिलाने के बाद जो आयतन बनेगा वो बड़ी गोली के बराबर होगा। तो छोटी गोली का आयतन 4/3 πr की इंटू 64 करने से 64 गोलियों का आयतन हो गया। इसको सॉल्व करके हमने 4r इक्वल कैपिटल R आ गया, 4 स्मॉल r इक्वल कैपिटल R आ गया यहाँ से। और हमें पता है कि आवेश एक संरक्षित राशि है, तो छोटी गोलियों पर जितना आवेश होगा, टोटल आवेश की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी गोलियों पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश बड़ी गोली पर होगा। तो यहाँ आवेश ज्ञात, तो आवेश आप ज्ञात कर सकते हो। बिंदु आवेश के कारण विद्युत V इक्वल KQ/R, तो वहाँ से आप Q ज्ञात कर लोगे। तो दोनों के कारण बड़ी गोली पर आवेश और छोटी गोली पर हमने आवेश ही ज्ञात कर लिया। छोटी गोली पर आवेश ही हो गया तो इंटू 64 मतलब जितना कुल आवेश आ गया। तो इसको हमने आगे सॉल्व कर दिया, ये हमने यहाँ से रख लिया। ये काट पीट कर कितना आ गया, बड़ी गोली पर विभव कितना हो गया 160 वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं आया हो तो दूसरा भी तरीका है। देखो शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं इसको, आप एक दूसरे तरीके से भी शॉर्टकट कर सकते हो। तो ये तो पहला तरीका हो गया। आप मेथड सेकंड भी लिख सकते हो। मेथड फर्स्ट, तो देखो जो हम मेथड सेकंड करेंगे वो इस तरीके से कर सकते कि जैसे हमें याद करना है VB,
मतलब बड़ी गोली पर विद्युत विभव VV। अब हम शॉर्टकट करना हो तो जैसे हमने छोटी छोटी गोलियों से मिलाकर के एक बड़ी गोली बनाई, तो गोलियों की संख्या, तो यहाँ VV तो बड़ी गोली पर विद्युत विभव इक्वल n की पावर 2/3। आपको सर ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया, VS, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक है। तो छोटी गोली का विद्युत विभव इनटू गोलियों की संख्या। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं कि छोटी छोटी गोलियों जोड़कर बड़ी गोली बना दी, तो हाँ आवेश की बात की जाए, विद्युत विभव की बात की जाए, इससे संबंधित कोई और भी इसी टाइप का यदि कोई क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से शॉर्टकट कर सकते हो। बोले आंसर निकालने का तरीका है कि आंसर कैसे आएगा, तुरंत आंसर कैसे आएगा, वो तरीका है। तो यहाँ हुई भी बड़ी गोली पर विद्युत विभव, बूंदों की संख्या कितनी है, बूंदों की या गोलियों की संख्या कितनी है, 64 की पावर 2/3। VS का मान कितना इंटू 10, यही तो है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, बड़ी गोली पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो n गोलियों की संख्या की पावर 2/3 VS, मतलब छोटी गोली पर विद्युत विभव। तो इसको कैसे कर सकते हो, ये कितनी 4 की पावर 3 है, 3 से 3 कट गया 2, 4 चक 16, तो 16 इंटू 10 इक्वल कितना आ गया 160, 160 वोल्ट। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। कंपटीशन में ऐसे थोड़ी करोगे, माना कि चूंकि इसमें टाइम लग जाएगा, तो ऐसे शॉर्टकट तोड़ा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर ये भी समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर देना। तीसरा तरीका क्या है, हम ज्ञात कर चुके हैं 4 स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। ये कहाँ से ज्ञात कर चुके हैं हम, इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया। तो अब बड़े गोले पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो बड़े गोले के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इक्वल K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। अरे KQ अपॉन R होता है, तो मैं इसको बड़े गोले के लिए बड़ी त्रिज्या R यूज कर सकता हूँ और कैपिटल Q यूज कर सकते हैं। तो V इक्वल KQ अपॉन R। समझ में आ गया? तो इसमें क्या करना है, देखो V इक्वल K कैपिटल Q की आप क्या कर सकते हो 64 स्मॉल q, क्योंकि स्मॉल q माना कि एक छोटी गोली पर आवेश है, तो कुल आवेश 64 स्मॉल q हो जाएगा। तो 64 स्मॉल q अपॉन कैपिटल R, कैपिटल R की क्या है 4 स्मॉल r, 4 स्मॉल r। V इक्वल कितना आ गया 64/4, या ऐसे 64 से 4 को काट ही लो, कितनी बार कट गया 16 चक 64, तो 16 इंटू KQ अपॉन स्मॉल r। तो V इक्वल कितना आ गया 16 इंटू KQ अपॉन स्मॉल r। छोटी गोली का विद्युत विभव होगा कि नहीं, क्योंकि छोटी गोली के लिए त्रिज्या हमने स्मॉल r मानी है, आवेश स्मॉल q माना है। तो ये क्या बन गया VH, छोटी गोली पर विद्युत विभव। तो V आप इसको B से रिप्रेजेंट करना चाहिए तो B लिख सकते हो, बड़ी गोली पर विद्युत विभव। तो इक्वल कितना हो जाएगा 60 इंटू 10, 10 दिया हुआ है तो 160 वोल्ट। सिस्टम समझ में आ गया कि नहीं? आप इन 3 तरीकों से भी कर सकते हो। आप एक चौथा भी तरीका, वैसे इतनी बहुत है, इतनी बहुत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन तोड़े जाते हैं, और राजस्थान बोर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन तोड़े जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि राजस्थान बोर्ड में यदि आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। उसमें तरीके के भी नंबर होते हैं। आंसर का तो 1/4 1/2 नंबर होता है, आधा नंबर आंसर का होता है, बाकी तो सब तरीके का ही नंबर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट पहले, तब नेक्स्ट बात करते हैं। फिर अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं? कमेंट्स में इतना तो बता सकते हो, कोई ना कोई एक ना एक तरीका तो समझ में आया होगा, उसी को चेप देना बस। एग्जाम में आ जाए तो उसी को चेप देना। आप शॉर्टकट ट्रिक सीख लो बस कि किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को तोड़ना है। अब ये शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको फिजिक्स की बताऊंगा जब ये राजस्थान बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब, और फिर उसके बाद मैं आपको NCERT के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। धीरे धीरे आप जुड़े रहो, बस मामला सेट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर और एक षटभुज है, षटभुज है और षटभुज भी दिया हुआ है समषटभुज। समषटभुज का मतलब ये है उसकी 6 भुजाएं वो समान है। 6 भुजाएं कैसी हैं? समान है और उसके प्रत्येक बिंदु पर जो कॉर्नर है उन पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो एक बार चित्र बना लेते हैं। अब समषटभुज है, ये मेरा तो थोड़ा सा विषमसा बन रहा है, ठीक है। आप मान लो कि ये सम है, माना कि क्या है? समषटभुज है। तो कितनी भुजाएं हो गई? बिंदु देख लेते हैं। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3, 4, 5, 6। तो भुजाएं भी 6 होंगी। इस प्रकार से हमने क्या बना लिया? एक समषटभुज। इसकी एक भुजा का मान दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना दिया हुआ है? तो सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि समषटभुज है। अब इसके कारण इसके प्रत्येक कॉर्नर पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। Q का मान कितना है? 5 माइक्रोकूलम। Q का मान कितना है? 5 माइक्रोकूलम। अब प्रत्येक बिंदु पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। इसके कारण हमें इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ये पूछा जा रहा है षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके केंद्र पर किसी गणना करनी है? विद्युत विभव की। तो माना कि यहाँ की केंद्र बिंदु होगा। तो अब आपको इसमें एक गुणधर्म आप पर आना चाहिए कि जो समषटभुज है, समषटभुज उसकी प्रत्येक भुजा के दोनों शीर्ष, प्रत्येक भुजा के दोनों शीर्ष उसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार से कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण बन गया। अब ये 60 का हो गया। प्रत्येक स्थिति में कितने का बनेगा? 60 का। तब देखो घुमा के ऐसे 360 हो गया, होगा कि नहीं? तो ये 60 का हो गया, ये भी 60 के हो गए, तो 180 हो गया क्योंकि समषटभुज है। तो ये भुजा सारी भुजाएं बराबर हैं। तो 60 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये 60 का हो गया, ये भी 60 का और ये भी 60 का, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये भुजा दोनों बराबर होंगी। ये भुजा देखो, ये वाली भुजा आप इसका नामांकन कर दो O और इसका नाम देता हूँ A B C D E F। अब आप यहाँ देख सकते हो A O F O दोनों बराबर हैं। अरे A O F O दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। बराबर हैं तो आप इसको फिलहाल समद्विबाहु त्रिभुज कह लो। क्या कह लो? फिलहाल समद्विबाहु त्रिभुज कह लो। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। चलो ठीक है। ये कोण आपको पता है 60 डिग्री का है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ये दोनों भुजा बराबर, सामने कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो ये वाला कोण बराबर है और ये 60 डिग्री का है। तो कब बराबर होंगे? ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, तभी तो बराबर हो पाएंगे। अन्यथा आप किसी दूसरी कंडीशन बराबर करके बता दो कि ये कोण 60 डिग्री का है और ये दोनों बराबर हों, ये तभी बराबर होगा। तब ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। अतः हम कह सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु न होकर के क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु न होकर के समबाहु हो गया क्योंकि ये 60 और ये 60। और जब ये समबाहु हो गया तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अरे होगी कि नहीं? यहाँ बस ये कंसेप्ट समझने वाला है कि समषटभुज की प्रत्येक भुजाएं वो षटभुज के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज की रचना होती है। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ ये समबाहु त्रिभुज, तो ये 10 सेंटीमीटर। अब बाकी आप ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे ज्ञात करेंगे कि षटभुज के केंद्र पर विभव, तो मैं यहाँ डायरेक्ट V से व्यक्त कर दूं क्या? आप समझ जाना, आप लिख लेना षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव। तो मैं यहाँ V कल प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव हुआ वो जुड़ जाएगा। प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव जुड़ जाएगा और प्रत्येक के कारण दूरी कैसी है? समान है। तो विद्युत विभव भी समान होगा। इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ KQ/R। ये तो एक बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव होगा, एक बिंदु आवेश के कारण इस पर विभव हो गया। अब बिंदु आवेश कितनी है? 6, तो इंटू
6। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? तो v इक्वल कितना आ जाएगा 6 इंटू, यहाँ हिंदी में लिख देना बाकायदा कि षट्भुज के प्रत्येक आवेश के कारण उसके केंद्र पर विद्युत विभव v इक्वल 6 इंटू के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ कितना आ जाएगा v इक्वल 6 इंटू के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू आवेश का मान 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू माइक्रोकूलम को किसमें बदल लो? कूलम में। तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए इंटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन आर का मान 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में बदल लिया। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इंटू 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आप भी कह सकते हो 100 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से v इक्वल कितना आगे जल्दी कैलकुलेट करो। पढ़ने में तो ऐसा लग रहा था यानी कितना टफ नहीं होगा, आपको भी बड़ा ई महसूस हो रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। देखो 1 2 3 लाइन में हो गया, ये सॉल्व करना है, जोड़ घटा गुणा कर सकते हैं जल्दी फटाफट करना आगे। 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट कैलकुलेट कर दिया, कितना आ गया 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। इतना ही आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी जल्दी करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, किसी संभावित त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर है। एक संभावित त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी भुजा दी हुई है, तो यहाँ चित्र बना लेते हैं पहले। एक संभावित त्रिभुज है, उसकी भुजा 100 सेंटीमीटर है। संभावित त्रिभुज की भुजा कितनी है 100 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक शीर्ष पर आवेश स्थित है। प्रत्येक शीर्ष पर क्या है आवेश A B C। अब यहाँ आवेश किस प्रकार से स्थित है, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और कितना है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोकूलम। तो इस प्रकार से इसके कॉर्नरों पर आवेश स्थित है। अब इसमें भी ये पूछ रहा हुआ केंद्र पर, तो त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी, और समान दूरी तो केंद्र ही हो गया, तीनों कोनों से समान दूरी मतलब केंद्र हो गया। तो इस त्रिभुज के केंद्र पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ इसका इस प्रकार से ये माध्यिका जाएगी, ऐसे इसको 2 भागों में डिवाइड कर देगी। एक माध्यिका, इसकी माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी, इसे संभावित त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी उसको इसका क्या कहेंगे केंद्र कहेंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया केंद्र प्राप्त हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। माना कि O बिंदु है, केंद्र को सामान्यतः O से व्यक्त करते आए हमेशा से। तो ये बिंदु कौन सा है O है, और A B C तीनों शीर्षों पर आवेश अलग अलग आवेश दिया हुआ है, ये व्यवस्थित है। तो व्यवस्थित इन आवेशों के कारण हमें इसके शीर्ष पर, अब केंद्र पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो केंद्र का मतलब होता है माध्यिका यहाँ पर छेद करती हैं, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जहाँ पर छेद करेंगी वो उस त्रिभुज का केंद्र होगा। अब माध्यिका का मतलब क्या होगा, माध्यिका ये दोनों भागों समान भागों में डिवाइड करेगी। जिस भुजा पर, जिस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींची जा रही है वो उसको 2 भागों में डिवाइड, उसका नाम ही माध्यिका है, 2 भागों में डिवाइड करती है। तो 2 भागों में डिवाइड करने का मतलब ये कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। कोण कितना हो गया 30 डिग्री। क्यों कोण 30 डिग्री होगा, देखो क्यों कि संभावित त्रिभुज 60 डिग्री का होगा। माध्यिका क्या होती है, कोण को भी 2 भागों में डिवाइड करती है, सामने वाली भुजा को भी 2 भागों में डिवाइड करती है संभावित त्रिभुज के लिए। तो यहाँ
इसको कोणों को दो भागों में डिवाइड करेगी तो कितना हो गया 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये 30 का हो गया, ये भुजा कितनी होगी, होगी 50 की होगी। तो ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं CO, AO, BO इन दूरियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब हम शीर्ष पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत KQ/R, R की दूरी ये, इसकी हमें आवश्यकता है और इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी और इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमें इसको निकालने के लिए काम करना पड़ रहा है। अगर आप ऐसे नहीं करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है A/√3, A/√3। अब ये आप वो सर कैसे आ गया, आपने 10th क्लास में यदि ढंग से मैथ पढ़ा होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा, जो त्रिभुज का शीर्ष होता है, त्रिभुज का शीर्ष और त्रिभुज के केंद्र के मध्य की दूरी, त्रिभुज का शीर्ष और त्रिभुज के केंद्र के मध्य की दूरी, मैं समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज के लिए शीर्ष तथा केंद्र के मध्य की दूरी A/√3 होती है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ क्यों होती है, कि आप यहीं से देख सकते हो cos थीटा इक्वल क्या ज्ञात कर सकते हो, cos 30 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, cos आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है 50 सेंटीमीटर बटे कर्ण कितना है CO, ये O है तो CO, अब कर्ण ज्ञात करेंगे तो CO इक्वल क्या आ जाएगा 50 बटे cos 30, तो cos 30 का मतलब, अरे CO को इधर ले जाओ, cos 30 को इधर ले जाओ, तो cos 30 का मतलब √3/2, अरे cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100/√3, यहाँ 100 क्या है, 100 भुजा की वैल्यू है या नहीं है, 100 समबाहु त्रिभुज की भुजा की वैल्यू है या नहीं, जब है तो उसको माना कि A बोल दो, भुजा को क्या बोल दो A, तो A/√3। तो मैंने भी तो यही कहा था कि उस शीर्ष तथा केंद्र के मध्य की दूरी A/√3 होती है, और कैसे होती है इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने कोण ज्ञात किया 30 और 50 ऐसे करके, इस कारण से, या आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, A/√3 होती है शीर्ष तथा उसके समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए शीर्ष तथा केंद्र के मध्य की दूरी A/√3 होती है। तो आप यहाँ A/√3 का मतलब कितना हो गया, सेंटीमीटरों के समय बदल लो, अरे सेंटीमीटरों के समय बदल लो, तो यहाँ हम दूरी, सबसे पहले हमें दूरी की जरूरत होगी AO इक्वल BO इक्वल CO, ये बात समझ में आ गई, AO इक्वल BO इक्वल CO इक्वल कितनी हो जाएगी A/√3, A/√3, और A का मान कितना है 100 को हम उसमें बदल लें मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर से होगा, तो 1/√3। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं, यहाँ चूंकि आगे लिख सकते हो, चूंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। AO इक्वल BO इक्वल CO इक्वल A/√3 फॉर्मूले से कर सकते हो, या आप ऐसे याद कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे याद कर लेना A/√3, या यहाँ 100/√3 आएगी भुजा/√3। तो यहाँ हमारे पास ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गई, तो अब हमारा बचा ही क्या, हमें डायरेक्ट विद्युत विभव ज्ञात करना है, बिंदु आवेश के कारण, तो कुल विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल कितना होगा K, 1 माइक्रो कूलम आवेश के कारण, डायरेक्ट मान रख दूं मैं, तो K को तो बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि सभी में कॉमन आएगी K। A बिंदु पर उपस्थित आवेश कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, B बिंदु पर उपस्थित आवेश कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, C बिंदु पर उपस्थित आवेश कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, तीनों में K कॉमन आएगी, तो K को हम बाहर ले सकते हैं, या आप यहाँ लिख सकते हो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों आवेशों के कारण विद्युत विभव, तो कितना हो जाएगा, K तो हमने कॉमन ले लिया, KQ/R, तो Q मतलब 1 माइक्रो कूलम, 1 × 10⁻⁻6, इसको कूलम में बदल लो, माइक्रो कूलम को कूलम में बदल लो, तो KQ/R, R का मतलब दूरी कितनी है 1/√3 प्लस फिर कितना है 2 माइक्रो कूलम, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 1/√3 प्लस 3 है तो 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 1/√3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो आप। तो कैसे करोगे,
के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, 1/√3 भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ ले सकता हूँ कि नहीं, और इंटू √3, मैंने 1/√3 कॉमन ले लिया, और कॉमन ले लिया उसको सॉल्व कर दिया उल्टा करके, 1/√3 का ऊपर √3 का गुणा होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब कितना बचा यहाँ, या आप अंदर से क्या कॉमन ले सकते हो, इंटू 10 की पावर -6, कितना बचा 1 + 2 + 3, शॉर्ट हो गया। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू √3 इंटू 10 की पावर -6, और ये कितने हो गए 5 6 इंटू 6, तो कितना आ गया, जल्दी कैलकुलेट करो। √3 का मान आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, √3 का मान मत रखना, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ रखा जाए, तो √3 के पदों में आ जाएगा, और रखना चाहें तो रख लेना। तो कितना आ गया, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो जल्दी फटाफट, कितना आएगा 93.5 इंटू 10 की पावर 3, ऐसा ही कुछ आएगा, 10 की पावर 3 वोल्ट, इतना आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, और समझ में आ गया तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। मैंने √3 का मान रख लिया है यहाँ, और √3 का मान आप ज्ञात कर सकते हो, बच्चों जैसे काम उससे मत करवाओ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो समझ में आ गया कि नहीं, और सभी नोटबुक में इसको लिखते रहें। मैंने जितने भी न्यूमेरिकल कराए हैं, क्योंकि अदर न्यूमेरिकल भी इन्हीं पर आधारित होंगे, जो भी न्यूमेरिकल इस पाठ्यक्रम में दिए हुए आपके में वो इन्हीं न्यूमेरिकलों पर आधारित होंगे। और यदि आपको एक दो इधर उधर लगे तो आप मुझको कैसे भी पूछ सकते हो, और आपका पूछने का मीडियम चाहे कुछ भी रख लो, चाहे डाउट्स क्लासेज में पूछ लेना या यहाँ ऑनलाइन क्लासेज में। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में क्या है कि मैं आप ये कह लो रेगुलर नहीं ले पाता हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक ठीक ठाक सा ले लेते हैं जो आपको ऐसा डरावना लगे। क्वेश्चन तो इसमें कोई हार्ड नहीं है, सब नॉर्मल है, लेकिन आपको हो सकता है कि देखने से वो थोड़ा डरावना लगे। देखो एक 12वां क्वेश्चन है, 3 आवेश -q +q तथा +q क्रमशः XY तल में स्थित है। तो तल बना लेते हैं। ये बाई एच हो गया, बाई एक्सिस, इसको क्या मान लेते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स वाई तल हो गया ये, आप इसको एक्स डैश से शुरू कर लो और इसको वाई डैश से। अब बाई एच से थीटा कोण बनाने वाली रेखा, 3 आवेश हैं -q +q तथा +q क्रमशः एक्स वाई तल में निर्देशांक दिए हुए हैं। तो उनके अनुसार हम यहाँ व्यक्त कर लेते हैं कि 0, -a, तो माना कि यहीं ऋण दिशा में होगा, 0 x घटक 0 है, -a बाई पर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, -a। यहाँ +q आवेश है, क्या है +q आवेश, या माइनस है, यहाँ -q आवेश है, यहाँ क्या रखा हुआ है पहले -q आवेश। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब फिर +q 2 आवेश और हैं, एक तो मूल बिंदु है 0, 0 पर, 0, 0 यहाँ भी +q आवेश स्थित है, +q आवेश यहाँ भी स्थित है 0, 0 निर्देशांक पर, यहाँ भी इसके निर्देशांक क्या है 0, 0, मूल बिंदु के 0, 0 ही होते हैं। अब तथा a पर +q आवेश है, सॉरी 0, a पर, तो 0, a का मतलब यहाँ हो गया कहीं, अरे बाई पर ही तो है, तो 0, a, इस पर ही कोई +q आवेश स्थित है। इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है कि निर्देशांक दिए हुए हैं, आवेश दिए हुए हैं, उसको मैंने एक्स वाई तल में व्यवस्थित कर लिया है प्रश्न के अनुसार। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब इसके कारण इसमें आगे पूछा जा रहा है कि बाई अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विद्युत विभव हुई निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो माना कोई बिंदु होगा यहाँ कहीं, इसके निर्देशांक है r, थीटा।
आर कोमा थीटा ये निर्देशांक कहाँ से आ गए? अरे एक्स कोमा वाई होते हैं। प्रॉब्लम है, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कि आर कोमा थीटा सर कहाँ से आ गए। ध्यान रखना निर्देशांक पद्धति कई प्रकार की होती है। यहाँ से आगे आप एक ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति पढ़ोगे 12th के बाद, आपके 11th 12th में नहीं है, तो आप क्या इसको आप पोलर फॉर्म कहोगे, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। जितनी भी आपके कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, जितने भी आपके कार्तीय निर्देशांक पद्धति में फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप उनको ध्रुवीय में कन्वर्ट करोगे ग्रेजुएशन में। जब आप बीएससी करोगे तो वहाँ इन सभी कार्तीय निर्देशांक पद्धति फॉर्मूलों को किस में कन्वर्ट करोगे? ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में। देखो निर्देशांक पद्धति का मतलब किसी बिंदु की स्थिति को फिक्स करना, नियत करना। तो देखो ये बिंदु की स्थिति कैसे फिक्स हो रही है कि मूल बिंदु से स्मॉल आर तो दूरी पर है, स्मॉल आर तो दूरी पर है और थीटा कोण पर है। देखो बिंदु फिक्स हो गया कि नहीं? बिंदु फिक्स हो गया। और निर्देशांक पद्धति का मतलब ही क्या? किसी बिंदु की स्थिति फिक्स करना। तो वो तरीका कुछ भी हो, तो एक्स को वाई वो निर्देशांक और वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। वो कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, ये ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति है। तो हमने जो फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो उसमें हमने ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति का प्रयोग किया है। तभी तो आर कोमा थीटा निर्देशांक लिए थे हमने उस बिंदु के, आपको याद हो तो। लेकिन हम तो यहाँ वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे बात करेंगे। v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है कि नहीं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r प्लस 2qa cos थीटा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको आप सिद्ध कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। क्योंकि देखो हमें पता है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन्होंने एक विद्युत द्विध्रुव की रचना कर ली। अरे प्लस क्यू और माइनस की इन्होंने एक विद्युत द्विध्रुव की रचना कर ली, और एक बीच में प्लस क्यू आवेश और आ गया है। तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव, माना कि बिंदु को पी, कोई नाम दे लो, बिंदु पी है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव दोनों को जोड़ दो, ये सिद्ध हो जाएगा आपका। हुआ कि नहीं? जोड़ लेते हैं। तो आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लें कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव क्या लिखोगे? विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आपको कंप्लीट लिखना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव प्लस मैंने वी विश्वविद्यालय मत कर देना, क्यों विवि ये उसमें लिख के आता है जो विज्ञप्ति आती है विश्वविद्यालयों की, तो आप उसी के पैटर्न में कर दें। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कंप्लीट लिखना है आपको। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, अब यहाँ प्लस पहले से ही आ रहा है, तो मूल बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण, मूल बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव। तो v इक्वल क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2, इसको नहीं लिखे तो आप इसको लिख देना v1 प्लस v2, लेकिन ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपकी समझ में बाद में भी आ जाए कि हमने किस प्रकार से ज्ञात किया है। कि एक तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उस पर विभव ज्ञात किया है, एक उसके मूल बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु कह सकते हो, एक्स वाई तल में जो दो अक्ष हैं उनका मूल बिंदु कह सकते हो, तो उसके कारण उस बिंदु पर विद्युत विभव। तो ज्ञात कर लो v इक्वल क्या आ जाएगा? v1 विद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है? kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब v2 क्या है? kq अपॉन r, अरे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव kq अपॉन r, तो प्लस kq अपॉन r। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? या आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहें तो पलटना पड़ेगा, बाद में पलट लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योग संक्रिया है, क्रमन्वय होती है। तो v इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ से तो k कॉमन ले सकते हैं। k कॉमन लेने का मतलब
के कॉमन लेने का मतलब 1/4πε0 मान रख लेना। तो कितना बचेगा, पी की जगह हम क्या रख सकते हैं, पी इक्वल क्या होता है Q इंटू 2a। तो ये दूरी कितनी हो रही है, देखो a और a 2a हो गई, अरे होगी कि नहीं। तो यहाँ चूंकि आप क्या कर सकते हो, P इक्वल Q इंटू 2a लिख सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस Q अपॉन आर। देखो हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, कुछ नहीं, इसको पलटा लगाना है, के का मान रखना है। तो रख दो, v इक्वल कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर को इधर ले आओ, क्योंकि योग संक्रिया क्रम में होती है, पलट सकते हो आप, प्लस और इसके सेम इसमें दिया उस तरीके से कर लो। तो 2QA cos थीटा अपॉन, अरे इनको भी गुणाएं इधर उधर करके लिख सकते हैं, क्योंकि गुणन संक्रिया भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करती है, क्रमनिर्णय नियम का पालन करती है, अपॉन आर स्क्वायर कर दो यहाँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, कुछ नहीं किया, इसको पलट दिया है, ये एडजस्ट हमने क्वेश्चन के अनुसार कर लिया है कि हमें क्या सिद्ध करना है, वहाँ पहुँचना है, तो उस हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, हमने किस प्रकार से सिद्ध किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके साथ में ऐसा इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा कि जो आप पर नहीं आए, आप पर सभी न्यूमेरिकल आ जाएंगे, तो आगे कराने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अभ्यास करें, इसके अतिरिक्त न्यूमेरिकल करें, आप पर जो भी सोर्स हो सकता है आप, यदि आप राजस्थान बोर्ड की बुक कंप्लीट कर लें तो एक यूनिवर्सल की बुक आती है, तो उसमें से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, तो उसमें काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो करना चाहें आप उसमें से कर सकते हो, यदि नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ तीसरा चैप्टर न्यूमेरिकल सेशन भी कंप्लीट होता है। तो अब इसके बाद हम चौथा चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बाकी हम यूट्यूब चैनल पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, यदि आवश्यकता होगी तो मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अलविदा साथियों, गुड बाय।